सास हूँ, नौकरानी नहीं। सुनीता जी सुबह का चाय नाश्ता निपटाकर बेड पर लेटी हुई सामने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी। आज 6 साल हो गए आपको यूं मुझे अकेला छोड़कर गए। लगता है कि जैसे कल का ही तो दिन था जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर एक दूसरे को अपना सुख दुख साझा कर रहे हों, हंसी ठिठोली कर रहे हों। यह सोचकर ही उनकी आंखों के आंसू से उनकी आंखें धुंधलाती चली गई। अच्छे भले तो बैठे हम बातें कर रहे थे, अचानक से कहने लगे दम घुट रहा है, अस्पताल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कसकर पकड़ा था उन्होंने, और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उनकी सासों ने उनका साथ छोड़ दिया। हार्ट अटैक आया था और चले गए मुझे छोड़कर। सुनीता जी के हृदय की पीड़ा आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारती जा रही थी। इतने में उनका इकलौता बेटा समीर आया और बोला, माँ आज बहुत थकावट हो गई है। मेरा ऑफिस बहुत दूर है, आने जाने में ही रोज 2.5 घंटे चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। जैसा तुम ठीक समझो बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो माँ मैंने एक मकान देखा है, लेकिन क्या बेटा, हिचकिचा क्यों रहे हो? मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, 8 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। इतने में समीर की पत्नी विशाखा बोली, तो क्या हुआ, मम्मी जी की जो एफडी पड़ी है वही तुड़वाकर पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। आखिर वो किस दिन काम आएगी? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो जरूरत के काम आने के लिए ही बनवाई जाती है। सुनीता जी बोली। माँ की बात सुनकर समीर और उसकी पत्नी विशाखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद समीर मिठाई का डिब्बा और खुशखबरी साथ में लाया। माँ विशाखा, यह लो, मुंह मीठा करो, मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद ही वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर सुनीता जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेच देते हैं, क्योंकि फिर इस मकान की देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा। बेचना क्यों माँ, आप तो रहेंगी ना यहाँ पर? यह सुनकर सुनीता जी को तेज झटका लगा। मैं यहाँ अकेली? उन्होंने आश्चर्य भाव से पूछा। माँ, वहाँ फ्लैट्स काफी महंगे हैं, इसलिए मैंने केवल 2 बेडरूम वाला ही घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए ना, इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी। और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेली आराम से रहना, और आप वहाँ उस नए माहौल में जाकर करेंगी भी क्या? आपकी तो सारी जान पहचान तो यहीं पर है, और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आते ही रहेंगे, और आप भी वहाँ कभी कभी आती रहना। समीर की बातें सुनकर विशाखा की खुशी का तो ठिकाना न था, जबकि सुनीता जी के पास तो जैसे सब भी खत्म हो गए थे। उनके पास तो अब कुछ कहने को बचा ही ना था। अपने आंसुओं को अपने दिल के किसी कोने में समेट लिया और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी। सुनीता जी के बेटे समीर की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे और अभी तो जीवन सामान्य ढंग से ही चलने लगा था, लेकिन तभी सुनीता जी को महसूस होने लगा कि उनकी बहू विशाखा उनसे अलग रहना चाहती थी। विशाखा ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की, परंतु विशाखा के हाव भाव और समीर की बातों से सुनीता जी समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा विशाखा को अपनी बेटी जैसा ही लाड प्यार दिया था। उसकी गलतियों पर भी कभी उसे रोका टोका नहीं करती थी। उसकी मनपसंद पकवान बनाकर उसे खिलाती थी। रसोई का लगभग सारा काम वह खुद ही किया करती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वे उसे बेटी की तरह ही भरपूर प्यार देती थी। 1 महीने के अंदर ही समीर और विशाखा अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सुनीता जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी पर उच्च पद पर अधिकारी थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में भी अच्छी रकम मिल जाती थी। और फिर यह मकान भी 3 मंजिला था, तो ऊपर की दोनों मंजिलें
उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर सुनीता जी का गुजारा आराम से चल सकता था, लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें खलने लगा था। वैसे तो सुनीता जी काफी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी। अपनी सोसाइटी में वो 20 सालों से रह रही थी। उनकी अच्छी खासी पहचान भी थी आसपास के लोगों से, लेकिन बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वह अंदर तक टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख को उनकी एक किराएदार सपना किराया देने के लिए आई और सुनीता जी को आवाज लगाने लगी तो देखा कि दरवाजा खुला है, तो सपना अंदर चली आई। अंदर जाकर देखा तो सुनीता जी बिल्कुल लाचार सी बेड पर लेटी हुई थी। उनके जीवन का अकेलापन उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। बालों में से सफेदी निकल आई थी। हमेशा बंठन के रहने वाली सुनीता जी को आज बेहाल स्थिति में देखकर सपना का दिल भर आया और बोली, आंटी क्या हो गया है आपको? इस पर सुनीता जी बोली, क्या बताऊं बेटा, बिल्कुल अकेली हो गई हूं मैं। इसलिए बनने संवरने का तो दिल ही नहीं करता। सब चीजों से मन खिन्न हो चुका है। अब तो यह हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और ना ही कुछ खाने का। अब तो जैसे बीमारियों ने ही इस शरीर में अपना डेरा जमा लिया है। इस जीवन से मोह खत्म हो गया है। सपना बेहद खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल महिला थी। 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी वह अपने लिए समय निकाल लेती थी। सुनीता जी को देखकर कहने लगी, आंटी ऐसा कैसे चलेगा? आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं रोज सुबह योगा क्लास जाती हूँ। कल से आपको भी अपने साथ ले चलूंगी। स्कूटर पर बैठकर हम दोनों चलेंगे। और हाँ आंटी, कोई बहाना नहीं चलेगा। सुनीता जी योगा क्लास शुरू करने के बाद से ही चुस्त दुरुस्त रहने लगी। सपना तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, परंतु बेटा बहू और अन्य रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह सोचकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सुनीता जी की बहू विशाखा ने एक बेटे को जन्म दिया। समीर सुनीता जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। विशाखा के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन सुनीता जी ने अपने नवजात पोते की देखभाल खूब अच्छे से की और जब उनका पोता 1.5 महीने का हो गया तो समीर उन्हें वापस छोड़ गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल रो रहा था। वे उसे छोड़कर नहीं आना चाहती थी। उनको उसके साथ एक जुड़ाव महसूस होने लगा था। जब कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा उन्हें आकर ले जाता था और वह भी खुशी खुशी चली जाती थी। और उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने या कहीं घूमने निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीजें बनाने की फरमाइश भी कर जाते थे और अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। अपने पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी। जब काम खत्म हो जाता था तब समीर उन्हें वापस अपने घर छोड़ जाता था। इस दीपावली पर भी समीर अपनी माँ को अपने घर लेकर आया था। उनकी बहू विशाखा ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े सुनीता जी की हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिर उन्हें बुखार चढ़ गया और वह कुछ समय के लिए लेट गई तो विशाखा ने समीर को धीमे स्वर में कहा, आप मम्मी जी को उनके घर वापस छोड़ आइए। सारी मिठाइयाँ और पकवान तो बन ही गए हैं, अब वो अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार से तपती हुई सुनीता जी के कानों में एकाएक आवाज आई, माँ उठो, यह बुखार की गोली खा लो और चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। समीर के यह शब्द कानों में पड़ते ही सुनीता जी एकदम सी पत्थर सी हो गईं। उनका मन रो उठा। सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्मा मेरा इकलौता बेटा दिवाली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए कह रहा है, और वह भी तब जब मेरी यह हालत है। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे थे और सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के इशारों पर नाचती रहूंगी।
अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं? घर पहुंची तो सपना बाहर निकल आई और देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी, फिर आप यहाँ कैसे? और आपका बेटा बहू कहाँ है? सुनीता जी केवल इतना ही कह पाई, अपने घर। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में उनकी पीड़ा, उनका दुख साफ दिखाई दे रहा था। सपना ने उनकी मनोस्थिति को भाप लिया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उनके पास दीपावली की तैयारी करवाने आ गई। उनका घर संवारा, उनकी बालकनी भी रोशन किया। फिर कहने लगी, चलिए आंटी, एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन करने के बाद सपना थाली में खाना ले आई और जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाया। इतना अपनापन और प्यार देखकर सुनीता जी की आंखों से आंसू निकल आए। यही प्यार और अपनापन तो वो अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें सुनीता जी के मन में काफी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो समीर ने फोन करने की जरूरत महसूस की और न ही बहू ने हालचाल जानने की कोशिश की। एक दिन शनिवार को सुनीता जी ने अपने बेटे को फोन किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो समीर ने कहा, माँ, आज मैं व्यस्त हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन रविवार को सुनीता जी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गई और जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। उन्होंने अपने बेटे बहू के पसंद के पकवान बनाए और पोते से मिलने का उत्साह बहुत अधिक था, तो झटपट से सारा काम निपटा लिया और 2 ही घंटे में सब पकवान बनाकर रख दिया। लेकिन सुबह से शाम हो गई। सुनीता जी उनके इंतजार में ही बैठी रही, लेकिन वह नहीं आए। सुनीता जी मन ही मन सोचने लगी, कल भी बच्चों ने न आने का बहाना बना लिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी, उनकी तकलीफ अब चरम सीमा पर थी। फिर एक आशा के साथ उन्होंने एक नज़र फोन पर डाली कि शायद बच्चों ने कोई फोन किया हो और वो ना उठा पाई हो, लेकिन नहीं, एक भी फोन नहीं आया। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को खबर ही कर दें। उन्होंने तो अपनी इस माँ को याद तक नहीं किया। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आई। कितनी अकेली हूँ मैं, क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया? कहते हुए उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कुछ दिनों से वे खोई खोई सी रहने लगी थी। सपना उनकी मन की उदासी और दिल की बेचैनी को अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए सपना ने सुनीता जी से कहा, आंटी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको असलियत में खुशी दे सके? क्या मतलब है तुम्हारा सपना? आंटी, आप हम लोगों के साथ किट्टी क्यों नहीं ज्वाइन करती हैं? हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज की किट्टी पार्टी रहती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप मारते हैं। आज शाम को भी किट्टी पार्टी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, अब कुछ ऐसा करूंगी तो लोग कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए सुनीता जी ने सपना की बात को टाल दिया। लेकिन आंटी, दुनिया क्या सोचेगी? इस सोच से परे होना चाहिए। ये हमारा जीवन है, इसे कैसे जीना है, इस बात की आज़ादी है हमें। जब सुनीता जी घर पहुंची तो सोचने लगी कि सपना ने कुछ गलत तो नहीं कहा और सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, यह कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी। मैं तो ऐसी कभी न थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक चमक सी आ गई और फिर अपना पर्स उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 2 घंटे बाद आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ और मंद मंद मुस्कान लिए घर लौटी और सपना को फोन करके किट्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। किट्टी पार्टी पर ले जाने के लिए सपना जब सुनीता जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। सुनीता जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में रहने वाली सुनीता जी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी पहने हुई थी।
गजब की सुंदर दिख रही थी आज। सुनीता जी को देखते ही सपना बोली, वाह आंटी, आप तो कमाल लग रही हो। यह हुई ना बात, सपना के साथ सुनीता जी ने भी किट्टी ज्वाइन कर ली। यूं तो सभी लेडीज के साथ सुनीता जी की पहले भी बातचीत थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना सुनीता जी को सुहाने लगा था। कुछ ही समय में सुनीता जी किट्टी पार्टी की रौनक बन गई। इसके साथ ही वे अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। उन्होंने जिंदगी को अब सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नजदीक आ रहा था। उधर समीर और विशाखा आपस में बातें कर रहे थे। विशाखा अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो, आपने न्यू ईयर के लिए घर में पार्टी तो रख ली है। आपने ऑफिस के दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी इनविटेशन दे दिया है। कुल मिलाकर 20-25 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझसे इन सब लोगों के लिए इतना खाना नहीं बन पाएगा। अरे विशाखा, तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेंगे, और माँ के बने खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो बड़े बड़े होटल के सेफ भी नहीं बना पाएंगे। आज जब सुनीता जी किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तो समीर का फोन आया। माँ, क्यों ना इस बार न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आप हमारे साथ करें। एक साथ मिलकर नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। एक दिन पहले ही आपको लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। दिवाली के बाद समीर ने आज फोन किया था अपनी माँ को। सुनीता जी हैरान हो गई। इतने में उनकी बहू विशाखा की आवाज आई, मम्मी जी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम तीनों कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक हैं। मम्मी जी, तो आप आ रही हैं ना? नहीं बहू, इस बार मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुले शब्द सुनकर सुनीता जी पहले ही समझ गई थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी, इसलिए उनको इस माँ की याद आई होगी। उनका मन गहन चिंता में खो गया और सोचने लगी, अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी, कैसे मेरे बच्चे इतने कठोर हो गए। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, अकेले कैसे रह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी कैसे दोष दे सकती हूँ, जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया। सोचते सोचते सुनीता जी ने एक प्रतिज्ञा लिया कि बस अब और नहीं, मैं अपने बेटे बहू की उंगलियों पर अब और नहीं नाचूंगी, उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। पिछली बार उनके घर काम करते करते मेरा हाल बेहाल हो गया था। बुखार से तप रही थी मैं, फिर भी मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर पटक गया। और तो और, दोनों में से किसी ने भी फोन करने तक की जहमत ना उठाई। मेरा हाल चाल जानना भी जरूरी ना समझा उन्होंने। कुछ देर में सब कुछ भूलकर सुनीता जी अपनी किट्टी पार्टी में चली गई। अगली किट्टी न्यू ईयर पर मनाना तय किया गया था। लेकिन समस्या यह थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी, और इस समय पर शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल पा रहा था। सब पहले से ही बुक हो चुके थे। फिर सपना ने पूछा, आंटी, आपका क्या प्रोग्राम है? न्यू ईयर पर पार्टी हमारे साथ करेंगे या फिर अपने बेटे के घर? सपना की बात सुनकर सुनीता जी एक गहन चिंता में खो गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम सब अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। सुनीता जी की बातें सुनकर सब चौंक गई। क्या आपके घर पर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सुनीता जी दिल खोलकर हंसी तो सपना कहने लगी, वाह आंटी, क्या कमाल का आइडिया दिया है आपने तो। इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रही हैं अपने बेटे के घर? सुनीता जी ने कहा, इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत इस बार मैं अपने घर से करूँगी।
वह भी एक बढ़िया सी सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। तुम सब लोग, सब परिवार मेरे घर आना। खूब मस्ती करेंगे, गेम्स और म्यूजिक, बस और क्या चाहिए। और वैसे भी हम सब एक साथ रहेंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। सुनीता जी की बातें सुनकर सपना ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किट्टी की एक दूसरी मेंबर सुनीता को कहने लगी कि आंटी, आप किसी चीज़ का लोड मत लेना और डिनर मंगवाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर सुनीता जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो तो मेरे घर कर लिया करो। तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। और फिर इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता मेरे घर का। इतने में किट्टी की सारी मेंबर्स जोश में आ गई और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनाने लगी। उधर समीर और विशाखा माँ के मना कर देने पर परेशान हो गए कि अब खाना पकाने के लिए कुक तो बाहर से बुलाना पड़ेगा। लेकिन न्यू ईयर के दिन के लिए कोई कुक भी नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का कोई हल न मिलने पर वे दोनों अगले ही दिन सुबह सुबह सुनीता जी को लेने उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुनीता जी और सपना एक साथ घर पहुंच गए। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट में देखकर विशाखा तो उन्हें देखते ही रह गई। तो समीर ने भी पूछा, माँ आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? बेटा मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा फिट भी रख लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है। कहते हुए सुनीता जी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले आए। घर में घुसते ही समीर कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लीजिए। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ना कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है। लेकिन माँ आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है इस उम्र में? अकेली तो हैं आप। समीर गुस्से में झुझलाते हुए कहने लगा, नहीं बेटा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास। अपनी किट्टी के फ्रेंड्स के साथ मेरी न्यू ईयर की पार्टी है तो मैं उसी में बिजी रहूंगी। किट्टी का नाम सुनते ही विशाखा का मुंह खुला का खुला रह गया और समीर गुस्से में बोला, माँ या आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में किट्टी पार्टी कर रही हैं आप? कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। अरे बेटा, उम्र के बारे में तो मैं सोचना ही भूल गई। किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी भी अपनी जिंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर तो व्यर्थ नहीं कर सकती। इतना सुनते ही समीर और विशाखा के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर समीर ने अपना सुर बदल लिया, लेकिन माँ न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले से ही कर दिया है बेटा। अब तो मुझे इस बात की आदत भी हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रहे हो तो सपना है मेरे पास, अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले सुनीता जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर समीर और विशाखा हक्के बक्के रह गए। माँ यह सब क्या है? बेटा तुम्हें बताया था ना कि न्यू ईयर की पार्टी है, तो वह पार्टी मैंने घर पर ही ऑर्गेनाइज की है। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया है। समीर गुस्से से तुनकते हुए बोला, बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे बहुत समय पहले ही छोड़ चुके हो। अब यह घर केवल मेरा है। मेरी जिंदगी में और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब मैं तुम लोगों की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए सुनीता जी पार्टी की डेकोरेशन और अन्य तैयारी में व्यस्त हो गईं और समीर और विशाखा हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। माँ के दिल को जीत लिया तो सब कुछ पा जाओगे, वरना जो भी है तुम्हारे पास
वो सब गंवा जाओगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।